नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे मेंस की पीवाईक्यू के। आज हमारा डे 2 है और आज भी हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मेंस पीवाईक्यू के। अभी हम लोग 2023 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो भी जीएस पेपर फर्स्ट के। तो जीएस पेपर फर्स्ट के हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज 2 करेंगे, कल भी 2 करेंगे। ये सीरीज कंटिन्यू है। यदि आप यूपी पीसीएस मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको यूपी पीसीएस 2025 में भी देना हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। जो लोग इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो 99 18 57 96 46 9918579646 पर व्हाट्सएप करके जुड़ भी सकते हैं। व्हाट्सएप करते समय अपना नाम और प्लेस जरूर लिखिएगा कि आप 2024 के लिए मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं या 2025 के लिए। तो कल हम लोगों ने जब 2 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था उसी सीरीज को आगे करते हुए देखिए आज के हमारे जो 2 प्रश्न हैं, पहले प्रश्नों को पढ़ लिया जाए। देखिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब्स द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ नागर स्टाइल। देखिए पहली बात तो यह है कि मैं इसका डिस्कशन केवल हिंदी में करूंगा। जो लोग अंग्रेजी माध्यम के, इंग्लिश मीडियम के, इसका आपको मैं पीडीएफ जो है ग्रुप में डाल दूंगा। आप वहां से इसको लिख सकते हैं देख के। इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ किस पॉइंट पे लिखना चाहिए, उस पॉइंटों पे इसका उत्तर लिखकर आप ग्रुप में इसको सेंड भी करिएगा। तो देखिए जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो यह प्रश्न हमको 12 नंबर में आयोजकों ने पूछा था, यानी हमको उसको 200 वर्डों में लिखना है। तो देखिए इस प्रश्न को लिखने से पहले मैंने कल आपको बताया था कि देखिए प्रश्न को लिखने से पहले प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। आपको आयोग ने लिखने के लिए 9 मिनट का समय दिया है, मैं उसको 8 मिनट मानता हूँ। देखिए अगर आपके पास कंटेंट है आप अपने उत्तर को 5 मिनट में लिख सकते हैं, अगर आपकी लिखने की स्पीड ठीक है। तो देखिए आप क्या करिए कि टोटल 8 मिनट का समय है, 8 मिनट में 5 मिनट राइटिंग में लगाइए, 1 मिनट थिंकिंग में लगाइए और 1 मिनट आप पूरा ओवरव्यू ले लीजिए कि मुझे क्या क्या करना है। मतलब अगर आप देखेंगे तो देखिए 7 मिनट में फिर भी मैंने आपका 1 मिनट बचाया, यानी आपको पूरे पेपर में 20 क्वेश्चन करना जरूरी है। तो देखिए आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न हमारा क्या है? नागर शैली, यानी हमको नागर शैली में बात करना है। नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला, यानी हमको वास्तुकला की विशेषताओं का वर्णन करना है। देखिए यहाँ पे लिखा वर्णन कीजिए। वर्णन का मतलब है डिस्क्राइब करिए, यानी आप उसके बारे में जो जानते हैं वो बातें बताइए 200 वर्ड के अंदर में। आपको ये काम करना है। तो हम चलिए एक एक करके इस मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपके उत्तर का आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा होगा 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है इंट्रोडक्शन और लास्ट पार्ट होता है वो होता है कंक्लूजन। तो पहली बात तो जान ली है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से अपने आप को मुक्त करिए, यानी आपके आंसर के ये जो पार्ट है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सबसे छोटे होने चाहिए। यानी एक रूल जान लीजिएगा जो चलता है मेंस आंसर राइटिंग का, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको जो है आप ये समझिए कि 15, ठीक, 20, ठीक और 65, आप ये फ्रेम को फार्मूला अप्लाई करिए। मैंने 15 20 65 का फार्मूला, यानी 15 25 का मतलब कि जैसे अगर 100 वर्ड में उत्तर लिखना हो तो 100 वर्ड में 15 वर्ड का आप इंट्रो लिखिए, ठीक, 20 वर्ड का आप कंक्लूजन लिखिए और 65 वर्ड के अंदर मेन बॉडी उत्तर का लिखिए। कोई जरूरी नहीं इसको फॉलो किया जाए, लेकिन इंट्रो कंक्लूजन आपका छोटा होना चाहिए। आपकी मेन बॉडी जो है वो जितनी बड़ी होगी, जितना डिस्क्राइब होगा, जितना बेहतरीन लगेंगे आपको उतना नंबर मिलेगा। तो देखिए 12 मार्क्स के पेपर में आप उत्तर लिखिए कि आपको 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, यानी आपके नंबर 6 से 8 में वेरी करें, आप यहाँ से यहाँ तक नंबर पा जाए। अगर इस प्रश्न का मुझे इंट्रो लिखना हो तो देखिए इंट्रो की लाइन क्या होनी चाहिए इसमें कि देखिए मंदिर वास्तुकला की नागर शैली, मंदिर वास्तुकला। देखिए मैं उत्तर लिख के रखता नहीं हूँ ताकि ये लगे, इसलिए मैं आपके सामने उत्तर लाइव लिखता हूँ। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली 7वीं से 13वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में फली फूली, क्योंकि जानते हैं कि आप कि नागर शैली मिली उत्तर भारतीय शैली थी। अब देखिए फूली। भारतीय वास्तुकला एवं स्थापत्य कला की यह एक महत्वपूर्ण मंदिर निर्माण की परंपरा रही है। इस शैली में निर्मित मंदिर अद्वितीय विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आप चाहते तो जो ये वाला पार्ट था उत्तर का, इसको काट के आप कंक्लूजन में भी लाइन को लिख सकते हैं। आप यहाँ तक इंट्रो दे सकते हैं। तो देखिए अब आते हैं हम एक एक पॉइंट पे कि वास्तुकला की विशेषताएं, यानी नागर शैली मंदिर के वास्तुकला की विशेषताएं।
कला की विशेषताएं, वास्तुकला की विशेषताएं। मेरा उद्देश्य आपको उत्तर लिखना सिखाना है, आपको उत्तर लिख के देना नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप सीखें, सीखने के बाद इसको अपने आंसर राइटिंग में इंप्लीमेंट करें। देखिए, वास्तुकला की जो है इस शैली के जो प्रमुख प्रमुख पॉइंट है जिस पे आपको उत्तर लिखना चाहिए, पहला क्या है? शिखर, यानी शिखर। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा महत्वपूर्ण? देखिए, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। गर्भगृह, गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप, अर्धमंडप, ठीक। अर्धमंडप के बाद जो है एक इसकी शैली होती है पंचायतन, पंचायतन शैली के मंदिर, पंचायतन शैली। देखिए, आपको अपना उत्तर इन पॉइंटों पर लिखना चाहिए। अगर हम पूछे शिखर, तो जानते हैं कि आप सभी के नागर मंदिरों शैली की जो शिखर होते थे वो रैखिक रूप से ऊपर उठते थे। अगर आप चाहते हैं एक छोटा सा इस शैली के जो मंदिर उसका फिगर भी बना लीजिए। तो अगर फिगर हम बनाना चाहें तो फिगर हमारा कुछ ऐसे बन सकता है इसका। देखिए, फिगर थोड़ा मुझे यहाँ पे वो अच्छा नहीं बन रहा है, आपको मैं कॉपी दूंगा तो फिगर वहाँ पे ठीक रहेगा। यानी ये, और ये मंदिर शैली है। यहाँ पर एक गेट होगा, यहाँ से एंट्री होगी। इस पॉइंट को थोड़ा सजा दीजिए और ये हमारा शिखर हो जाएगा। यहाँ पर ये शिखर हो जाएगा, यहाँ कलश होगा, आमलक होगा। देखिए, यानी कहने का मतलब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? शिखर जो रैखिक रूप से ऊपर उठता है, जो पर्वत श्रृंखलाओं का प्रतीक है। ठीक। अब आइए गर्भगिरी, गर्भगिरी में क्या है? तो गर्भगिरी ये शिखर के नीचे का मुख्य भाग होता है जहाँ पे मुख्य देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जहाँ भक्ति प्रार्थना करते हैं। मंडप, गर्भगिरी के चारों, गर्भगिरी के ओर जाने वाला, गर्भगिरी की तरफ जाने वाला स्तंभों वाला हॉल, जहां भक्त इकट्ठा होकर प्रार्थनाएं, सत्संग या ध्यान करते हैं, वो हमारा मंडप हो गया। अब आते हैं अर्धमंडप। तो अर्धमंडप क्या था? यह मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, यह मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है, और यह मंडप का ही विस्तार है, यह मंडप का ही विस्तार है, मंडप का विस्तार है। अब देखिए, इसमें से क्या है, यानी अब अगर हम बात करें तो इस शैली की जो एक प्रमुख विशेषता है वो क्या? पंचायतन शैली, यानी नागर शैली के कुछ मंदिर जो है पंचायतन शैली में बनाए गए हैं। यानी पंचायतन शैली जो है वो नागर शैली के अंदर ही आती है। अब इसमें क्या होता था? एक मुख्य देवता का मंदिर होगा, उसके अगल बगल जो है छोटे छोटे मंदिर होंगे। आप उत्तर भारत के मंदिर को देखेंगे तो आपको ऐसे मिलेंगे। यानी ये मुख्य देवता का मंदिर, मुख्य देवी देवता का मंदिर, ये सहायक देवी देवताओं का मंदिर होता था। इसमें अंतराल होते थे और चारों तरफ बाउंड्री भी करा दी जाती थी। अगर एग्जाम्पल देना हो तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। ये मंदिर कहाँ पर? तो ये मंदिर हमारा खजुराहो में है, ठीक, खजुराहो एमपी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, का सूर्य मंदिर, दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, देवगढ़ मंदिर, ठीक, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये भी कहाँ पर है? ये भी खजुराहो एमपी में ही है, ठीक है। आते हैं अर्सवल्ली मंदिर, अर्सवल्ली मंदिर, ये मंदिर साउथ इंडिया में है लेकिन नागर शैली का मंदिर है। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है, ये श्रीकाकुलम। ये चीजें, अब आप इन पॉइंटों पे बिहार पे अपने उत्तर को तैयार करिए। तैयार करने के बाद एक बढ़िया सा फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद एक बेहतरीन आप यहाँ पर क्या लिखिए? तो निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष को आप कैसे लिख सकते हैं? मैं बोल के बता रहा हूँ, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। देखिए, वास्तुकला की नागर शैली, वास्तुकला की नागर शैली, वास्तुकला की नागर शैली, नागर शैली अपने राजसी शिखरों और अद्भुत नक्काशी नक्काशी के साथ भारतीय मंदिर डिजाइनों में कलात्मकता या फिर कलात्मक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के चरम के प्रतीक हैं, चरम के प्रतीक हैं। मंदिर का हर पहलू या हर पहलू इसके विशाल शिखर से लेकर गर्भगृह तक
गर्भगृह तक दिव्य और ब्रह्मांड, दिव्य और ब्रह्मांड आंड के बारे में के विषय में एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। एक महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंस संदेश देते हैं। इतना अगर आपने लिखा और बढ़िया फिगर बनाया, इस पॉइंट के बारे में आपने एक एक पॉइंट की आपने डिटेलिंग कर दी, यकीन मानिए आपको कम से कम 7, 7.5, अगर बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन है, तो आप 8 मार्क्स भी इस प्रश्न में प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, 2-4 दिन ध्यान रखिए, आपको मैं जितने भी उत्तर लिखवा रहा हूँ, इन उत्तरों की फ्रेमिंग करके अपने हैंड राइटिंग में मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके अपने उत्तर की व्याख्या भी कर सकते हैं, उत्तर को लिख भी सकते हैं। यदि आप चाहते हैं मैं आपका उत्तर चेक करूं, आप अपना उत्तर लिख के पोस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, मेंस जो होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है जिसमें आपको अपना एफर्ट लगाना होता है। इस एफर्ट के 3 महत्वपूर्ण पार्ट हैं। मैं अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसलिए रुके रहिएगा। पहला क्या है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, कंटेंट। फिर प्रेजेंटेशन आपका कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप अपने उत्तर को कितने कम शब्दों में कितना बेहतरीन लिखते हैं, कितना बेहतरीन लिखते हैं। यानी अगर आपने एक ही उत्तर में खूब सारा समय दिया तो आप 20 में से 15 या 16 प्रश्न कर पाए तो आप वैसे भी रेस से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए आप उत्तर लिखने का प्रयास करिए। आपका 24 का मेंस हो रहा है, चना हो रहा, इसलिए मेंस की तैयारी एक बार क्वेश्चन के साथ लगभग 800 क्वेश्चन की सीरीज है, आप मेरे साथ कर लीजिए। जिसमें से अब तक हम लोग केवल 2 क्वेश्चन किए हैं, आज और 2 करेंगे। ये सीरीज लगातार है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर। आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। ये प्रश्न भी हमसे वर्ष 2013 में 12 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए, ये प्रश्न आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन इस प्रश्न को लिखने का तरीका अलग है, जबकि कंटेंट आपके वही पुराने वाले ही हैं। तो यहाँ पे क्या बात करें, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों यानी इस पे आपको बात करनी है। तो देखिए, हम जानते हैं 1857 का विद्रोह, जब उत्तर लिखना शुरू करेंगे इन प्रश्नों में, देखिए जब ऐसे प्रश्न आए, इन प्रश्नों में इंट्रो और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, अगर मुझे इसका लिखना होता तो देखिए इसका उत्तर हम कह सकते हैं 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, मैं आपको यहाँ पे इंट्रो सिखा रहा हूँ, का विद्रोह जिसे जिसे भारतीय स्वतंत्रता स्वतंत्रता का संग्राम या प्रथम युद्ध कहा जाता है, प्रथम युद्ध कहा जाता है। केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध वैचारिक प्रतिरोध अभिव्यक्ति भी थी। देखिए, बहुत बड़ा नहीं लिखा, बहुत छोटा लिखने का प्रयास किया। अब आते हैं इस प्रश्न के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। तो क्या है प्रमुख वैचारिक आयाम। तो देखिए, हम करते क्या है, इसके जो वैचारिक आयाम थे 1857 के संघर्ष के वैचारिक आयाम। ठीक, अब यहाँ पर एक एक करके इसके आयाम बात करते हैं। क्योंकि सबसे तो इम्पोर्टेंट क्या था, तो वो क्या था, धार्मिक प्रतिरोध। आप जानते हैं कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत जो है वो धार्मिक प्रतिरोध के कारण हुई थी। अब इसमें आप 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर सकते हैं। कौन सा, तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। लेकिन ये बहुत शॉर्ट में लिखिएगा, इसको लंबा मत लिखिएगा, ऐसा क्या हुआ, खाली लिखिए। दूसरा, जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट का आप दे सकते हैं, एक्ट को दे सकते हैं। ठीक, ये आप दीजिए। दूसरा आइए, इसमें क्या महत्वपूर्ण था, उपनिवेशवादी विचारधारा का विरोध हो रहा था। उपनिवेशवादी विचारधारा का प्रतिरोध या विरोध। आप जानते हैं कि 2-3 महत्वपूर्ण अंग्रेजों की नीतियां थी। अब इसमें आपको लिखना हो तो बस शॉर्ट में लिखिए, डलहौजी की राज्य हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। डलहौजी की राज्य हड़प
नीति, और दूसरा आप लिख सकते हैं सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस, गलजली वाली। आप इसको एकदम शॉर्ट में लिखिए, शॉर्ट मतलब पूरा मत लिखिए कि क्या क्या हो रहा था, कि बस इतने पॉइंट ही लिखिए क्योंकि आपके पास समय कम होता है। फिर आप अगला पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, तो वो कहते हैं सामाजिक सुधार और परंपरावादी विचारधारा। सामाजिक सुधार और परंपरावादी विचारधारा, और परंपरावादी विचारधारा। आप जानते हैं कि जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे, उन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं सामाजिक सुधार शुरू किए थे, लेकिन ये सामाजिक सुधार जो है हमारे भारतीय समाज को, बहुत लोग तो रास आ रहे थे लेकिन अधिकांश जनता को रास नहीं आ रहा था। जैसे सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। आप इसको शॉर्ट में एकदम लिखिए। फिर आप लिखिए सहमति की आयु, एज ऑफ कंसेंट की आयु, मतलब विवाह की आयु जो थी, उन्होंने बाल विवाह का क्या किया, तो प्रतिरोध किया। तो ये क्या था, लेकिन ये समाज सुधार थे, लेकिन ये परंपरावादी विचारधारा में सब क्या थे, तो ये प्रतिरोध थे ये। ठीक है, आप इसका यहाँ पर जिक्र करिए। फिर आप जानते हैं अंग्रेजों के आने से भारत में राष्ट्रवाद की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा और एकता, विचारधारा और एकता को बल मिला, विचारधारा और एकता की भावना जागृत हुई, कि बल मिला। आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा थी। जैसे इसके बीच में क्या क्या हुआ, जैसे प्रेस का विकास हुआ, प्रेस का विकास, रेलवे का विकास, रेलवे का विकास, ठीक, आर्थिक हानि से भी हमारा क्या हो रहा था, तो राष्ट्रवाद की भावना हमारे में अंदर जन्म ले रही थी। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ले सकते हैं आर्थिक प्रतिरोध, आर्थिक प्रतिरोध। अब इसमें क्या है, आप समझ रहे थे कि भारत मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भारत में किसान और शिल्पियों की स्थिति अच्छी थी। किसान और शिल्पियों ने भी क्या कहता प्रतिरोध में, क्योंकि किसानों को जो है इनका शोषण किया गया, इनकी जमीनें हड़पी गई। हड़पने से क्या हुआ कि किसान बंधुआ मजदूर बन गए, बंधुआ मजदूर बन गए, और शिल्पी जो थे वो केवल और केवल एक मजदूर ही बन के उभरने लगे। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया, जैसे क्या था कि 1813 के आसपास ईसाइयों को भारत में आने, ठीक, क्रिश्चियनिटी का विचारधारा का प्रचार प्रसार करने, ये सब भी किया जाने लगा। अब इन मैंने आपको जो पॉइंट बताया, इन पॉइंटों को बस अपनी कॉपी के अंदर फ्रेम करिए, फ्रेम करके अंदर उनके अंदर केवल केवल 10-10 वर्ड लिखिए, बस 10-10 वर्ड हर वर्ड में लिखिए, क्योंकि अगर आप डिटेल लिखेंगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा। यानी आपको जानना है कि उस कम समय में कितना से कितना पॉइंट मैं लिख सकता हूँ। आप उस उत्तर को लिखिए, लिखने के बाद एक बढ़िया सा कंक्लूजन लिखिए, और उस कंक्लूजन को जब आप लिखेंगे, वो कंक्लूजन क्या करेगा कि आपके पूरे उत्तर की जो है रूपरेखा को तय कर देगा। अगर मान लीजिए कंक्लूजन लिखना हो, देखिए मैं आपको यहाँ पर जितने भी उत्तर लिखवा रहा हूँ, ये उत्तर मैं आपको लाइव लिखवा रहा हूँ, मतलब मैंने प्रश्न चूज किए, सीधा उत्तर लिखना शुरू किया, मतलब ये आपके सामने इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इसलिए आप लोग को लग भी रहा होगा कि सबसे बढ़िया तो पीडीएफ में उत्तर लिखते हैं, पीडीएफ बांट देते हैं। मैं ऐसे विचारधारा का खंडन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो चीजें हैं वो सामने लिखा जाए। अगर मान लीजिए इन पॉइंटों के आधार पर मुझे इसका लिखना होता है कंक्लूजन, देखिए बीच में जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको डिस्टर्ब भी हो रहा होगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद ये बीच की बातें बताना मैं बंद करके मैं सीधा प्रश्न और व्याख्या पर आया करूंगा। तो देखिए 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह धार्मिक, धार्मिक, राजनीतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, और आर्थिक कारकों के जटिल वैचारिकी, वैचारिकी का मिश्रण से प्रेरित था। यह भारत की, यह भारत की स्वायत्तता के लिए एक सामूहिक संघर्ष का प्रतीक था, जिसने भारत की स्वतंत्रता की लंबी राह, स्वतंत्रता की लंबी राह की शुरुआत या प्रारंभ को चिन्हित किया। बस अपना उत्तर है। अब देखो मैंने आपने कहा लंबी राह, पता है क्या कि देखिए 1857 विद्रोह हुआ और भारत लगभग 1947 के आसपास आजाद हुआ। ठीक है, यानी 100 साल ये पहले, और 1757 से प्रक्रिया, यानी लगभग 200 सालों की पूरी प्रक्रिया थी भारतीय आजादी की कहानी। अगर आप इतना उत्तर लिखते हैं
इस पॉइंटों को अगर अपने उत्तर देते हैं, अपने उत्तर को बढ़िया सजाते हैं, तो सजाने के साथ ही जान लीजिए आपको बताऊं, बहुत आराम से 6.5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7.5 मार्क्स आप इस उत्तर में पा सकते हैं। देखिए मेंस में आपको एक एक पॉइंट के उत्तर मिलते हैं, आपको एक एक पॉइंट पे उत्तर अपना बनाना होता है। जितना बेहतरीन उत्तर लिखेंगे आपको उतना बेहतरीन नंबर मिलेगा। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है और आप केवल पॉइंट्स को अच्छा से लिख देते हैं और एक अपनी कॉपी को, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, यकीन मानिए मेंस आपका है, सिलेक्शन आपको जरूर मिलना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप 2024 में मेंस लिख रहे हैं चाहे नहीं लिख रहे हैं, चाहे आपको 2025 का पेपर देना, आप एक बार मेंस से गुजर लीजिए। ये 800 क्वेश्चन की सीरीज है, इस सीरीज से पास होइए, आप बहुत अत्यधिक लाभ की स्थिति में होंगे और इन क्वेश्चनों के सहारे से आप अपने पूरे मेंस के सिलेबस से गुजर चुके रहेंगे जब ये खत्म होगा। तो इसके साथ ही क्या करते हैं, आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल का वीडियो भी आपको ठीक 12 बजे या 1:30 बजे के आसपास मिल जाया करेगा। ये उत्तर पर डे 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैं अपलोड किया करूंगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे मेरे यानी सीके के साथ।